हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सेकंड पार्ट आ रहा है आपका। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो काम होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं। यहाँ पर हमने ऊपर लिखा फाइनेंशियल डिसीजंस। बेसिकली मॉडर्न थिंकर्स जो है ना, वो क्या करते हैं, वो फाइनेंशियल मैनेजर के कामों को उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। तो बेसिकली ये जो तीन हमने पॉइंट लिखे हैं आपके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, बेसिकली इनको हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन भी कह सकते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन भी कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ एफएम। फाइनेंशियल मैनेजर के जो फंक्शंस होते हैं ना, वो भी इनको कहा जा सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो ये फंक्शंस होते हैं, बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल डिसीजंस का मतलब होता है फाइनेंस से रिलेटेड सारे के सारे निर्णय लेना, काम करना, जिसमें तीन चीजें इन्वॉल्व है आपकी। एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दूसरा होता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन और थर्ड होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। अगर हम इन्वेस्टिंग डिसीजंस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सीधा संबंध आपके इन्वेस्टमेंट से होता है। फाइनेंसिंग डिसीजंस का संबंध आपके कैसे हम पैसे को एक्वायर कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड होता है आपका। और डिविडेंड डिसीजन होता है आपका कि हमको कितना पैसा रिटेन करना है एंड कितना मनी जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर ये तीन चीजें होती है। अभी हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं। बेसिकली देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या हो गया आपके, इट रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ एसेट। सिलेक्शन ऑफ एसेट, सिलेक्शन ऑफ द एसेट का मतलब क्या होता है कि आपको कोई एसेट चुनना है, या फिर आप कोई चीज खरीदना चाहते हो, तो उसमें आपको पैसा लगाना होता है बिजनेस के द्वारा। क्या करता है बिजनेस, क्या करता है बिजनेस, उन एसेट्स को फाइंड करने की कोशिश करता है, फाइंड करता है, जिसमें उसको क्या करना है, अपना फंड जो होता है वो इन्वेस्ट करना है। अपना फंड क्या होता है, वो इन्वेस्टेड करना है बाय द बिजनेसमैन। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी जो बिजनेस होता है वो क्या करता है, अपने फंड को, उसके पास जो फंड है उसको कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो किन किन एसेट में या किन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाए, ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो डिसीजंस कौन से होते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं। अब जो ये जो डिसीजंस होते हैं ना, आपको इसको भी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग या फिर हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड जो दूसरे होते हैं आपके उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, सर लॉन्ग टर्म जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एक नाम से वो जानते हैं जिसको हम कहते हैं कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस। दैट मींस ये जो डिसीजंस होते हैं आपके, ये किससे संबंधित होते हैं आपके, ये संबंधित होते हैं आपके लॉन्ग टर्म एसेट से। ये क्या होता है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है बेसिकली। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया, जो काफी लंबे समय तक चलने वाली होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसके अंदर कि आपने क्या करना चाहते हो, आप नए कोई न्यू एसेट परचेज करना चाहते हैं, इसमें हम कर सकते हैं आपका, आप एसेट परचेज करना चाहते हो, ओके, या किसी न्यू प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि जिसका टाइम पीरियड क्या होता है वो काफी लंबा होता है आपका। तो ऐसे डिसीजंस क्या होते हैं आपके, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कहलाते हैं। अब ये हमारे सामने सवाल आता है कि सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं। तो इसके पीछे हम कुछ रीजंस देख सकते हैं आपका। अगर इसके नेचर की बात करें, नेचर की बात करें हम, नेचर या इसके इंपॉर्टेंस कह सकते हैं हम, क्यों ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। पहला पॉइंट तो ये होता है, हम कह सकते हैं कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करते हैं तो ये जो अमाउंट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा और आने वाले समय में कितना रिटर्न आपका फर्म जो है वो अर्न कर सकती है। इन्हीं इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इररिवर्सिबल इन नेचर। इरिवर्सिबल इन नेचर का मीनिंग क्या हो गया, सर एक बात सोचो, अगर आपके पास लेट सपोज करो आपको एक नया घर खरीदना है, ओके, तो अब घर जो खरीदना होता है उसके अंदर आपको लगभग 1 CR के आसपास की या फिर उससे ज्यादा, या हम कह सकते हैं आसपास आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब ये जो डिसीजन हो गया आपका, ये क्या होता है, आपका लॉन्ग टर्म का डिसीजन होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि मान लो कि आपने घर खरीद लिया और घर खरीदने के बाद पता चला कि वो जो घर है आपका वो क्या हो गया, वो किसी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व था, या फिर हो सकता है कि उसके अंदर कुछ और इश्यूज थे उस घर के अंदर जो कि आपको बाद में पता चला घर लेने के बाद।
अब इस वाले केस में अब आपने घर तो ले चुके हो, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अब जब उसको आप रीसेल करने जाओगे या फिर उसको सोचोगे नहीं अब इसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो ये तो बहुत पॉसिबल नहीं होता है, आप इतनी जल्दी इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इसको जल्दी चेंज करते भी हो तो आपकी यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज्यादा जो है वो लॉस आपको बियर करना पड़ सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है इसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो इससे हमारा क्या होता है, काफी ज्यादा लॉस होने की संभावना हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। और थर्ड हम और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोल सकते हैं रिस्क। रिस्क देखो क्योंकि रिस्क कैसे, रिस्क इन्वॉल्व और वो भी हाई रिस्क इन्वॉल्व, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो आने वाले समय के लिए की जाती है, फ्यूचर के लिए की जाती है। और फ्यूचर जो होता है वो अनसीन होता है, अनसर्टेन होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। हम थोड़ी बहुत कैलकुलेशन के साथ उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, या बहुत बार हम फेल हो जाते हैं। तो इस फंड के अंदर इस डिसीजन के अंदर क्या होता है, एक तो ज्यादा पैसा लगा हुआ है, उसको आप जल्दी से चेंज भी नहीं कर सकते, और इसमें आने वाले समय में हो सकता है कुछ सिनेरियो या हम कह सकते हैं फैक्टर्स चेंज हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है आपका रिस्क बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि आने वाला समय होता है वो क्या होता है, रिस्कियर हो सकता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसलिए हम कह सकते हैं जब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं ना तो बहुत ही प्रॉपर एनालाइज के साथ लिए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है। तो हमको क्या होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं उनको हाईली स्टडी करना पड़ता है कि किन प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाए और किन प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाया जाए। ओके, तो ये हमारे पॉइंट होते हैं जिसके लिए हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अभी ये सवाल आता है कि सर कौन से फैक्टर्स जो होते हैं आपके, वो फैक्टर्स कौन से हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। तो सर सबसे पहला फैक्टर हो गया आपका कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। देखो कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हो, आपने एक प्रोजेक्ट चुन लिया और प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद में सिलेक्ट करने से पहले आप ये देखोगे कि आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें कितना आपका आउटफ्लो कैश हो रहा है। यानी कि आउटफ्लो का मीनिंग क्या हो गया, जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो उसको बेसिकली क्या होता है, आपका कैश का आउटफ्लो होता है। हम कह सकते हैं कैश का आउटफ्लो हो रहा है, एंड देन जब उससे कुछ समय के बाद में रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है आपका, तो उसको हम कैश इनफ्लो कहते हैं। ओके, कैश इनफ्लो होता है आपका ये। तो तो आपके पास जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आप उनको क्या करते हैं, थोरोली हम कह सकते हैं केयरफुली आप एनालाइज करते हो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में से किस प्रोजेक्ट में मुझे कितना कैश लगाना पड़ेगा और कितना पैसा अलग अलग प्रोजेक्ट से मुझे मिलने वाला है। इस चीज को एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम कह सकते हैं ये डिसीजन जो है वो लिया जाता है, और ये जो हमारा डिसीजन है, ये हमारा जो फैक्टर है वो अफेक्ट करता है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। देखो रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आप जो पैसा लगा रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके आपको अर्निंग कितनी होगी, बेसिकली हम उसको बोल सकते हैं अर्निंग। ओके, रेट ऑफ रिटर्न ये भी आपको क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना होता है आपको। कैसे, एक्सपेक्टेड रिटर्न। सर आपके पास दो तीन प्रोजेक्ट हैं आपके, उन दो तीन प्रोजेक्ट में से किस प्रोजेक्ट में आपको ज्यादा अर्निंग मिलेगी, और उस अर्निंग के साथ साथ उस एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ साथ आपको क्या देखना होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। अब अगर हम कह सकते हैं आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, उन दोनों ही केस में आपका रिस्क जो है वो सेम है। तो अब आप क्या करेंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जिस प्रोजेक्ट से हमको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है हम उस प्रोजेक्ट को चूज कर सकते हैं। उसके अगर सेम रिस्क नहीं है तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि इन फ्यूचर रिस्क किस में ज्यादा हो सकता है, किस में कम हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारी रिटर्न कितनी आएगी, उस चीज को आप एनालाइज करते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। सर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो इन दो चीजों के अलावा और भी चीजें होती हैं जो क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं तो कितना फिजिबल है, कितना उसको पॉसिबल है करना, उस बिजनेस को आगे से कराना कितना पॉसिबल हो सकता है। या फिर जब हमने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट से इन्वेस्ट करने से हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स भी क्या होते हैं आपके, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को। तो ये मैनेजर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस तरह से पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे अपने पैसों की, जिससे उसको रिटर्न क्या मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, और रिस्क भी जो है वो उसको भी वो एनालाइज प्रॉपर्ली करता है। तो ये तीन डिसीजंस होते हैं आपके, ये तीन फैक्टर्स होते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की। सर इसको एक नाम से और जानते हैं हम, इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, जब हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करी थी तो हमने बात किया था कि आने लंबे समय के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर एसेट में पैसा लगाना। लेकिन जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एडुकेट, इसको हम ऐसे कह सकते हैं एडुकेट अमाउंट ऑफ वर्किंग
capital should be arranged by financial manager। देखो यहां पर हम बात कर सकते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है आपको कि हमको एडुकेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एडुकेट का मीनिंग क्या होता है? नाइदर टू मोर नाइदर टू लेस। अभी इसको हम लिखते हैं, अभी बताता हूं मैं इसको लिख के। हम क्या कह सकते हैं आपका, सबसे पहले यहां पर आप बात करते हैं सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है आपकी? सर वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? सर वो कैपिटल जो हमारे बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए होती है, फॉर रनिंग ऑफ द बिजनेस। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमको बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए होती है, ऐसे कैपिटल को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्म्स की अपनी बहुत सारी शॉर्ट टर्म्स ऑब्लिगेशंस होती है जिसको फुलफिल करना पड़ता है। जैसे हम बात करेंगे आपकी ऑब्लिगेशंस। सर फर्म की बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती है, जैसे लेट्स सपोज आपका सैलरी पेमेंट हो गया, आपका सैलरी पेमेंट हो गया, ये हो सकता है आपका सर इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं आपके एसेट्रा। तो ये सारी पेमेंट क्या होती है फर्म को करनी होती है। इसको हम कह सकते हैं फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं हम। ओके, ये हमारी फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल होती है आपकी कि फर्म को ये तो पे करना ही होता है, यानी कि ये फर्म को अपनी क्या करनी पड़ती है, जो ऑब्लिगेशंस होते हैं उसको फुलफिल करना पड़ता है। तो फर्म के पास क्या होना चाहिए? फर्म के पास हमेशा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अवेलेबल होनी चाहिए जिससे कि फर्म अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सके। सर वर्किंग कैपिटल में हम किस किस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं? सर वर्किंग कैपिटल में हम इंक्लूड कर सकते हैं आपका, हमारे पास कैश की हम बात करते हैं, कैश इन हैंड हो गया, स्टॉक्स हो गए आपके, एंड डेटर्स हो गए आपके, तो ये फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू डिटरमाइन कि कितना हमारे पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हमारे पास होनी चाहिए बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। एडिक्वेट अमाउंट को हम कैसे बता सकते हैं? सर एडिक्वेट का मीनिंग हो गया आपका, इसका मीनिंग हो सकता है आपका नाइदर मोर और नाइदर लेस और नॉर लेस। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे समझा सकते हैं, दो सिचुएशन ले सकते हैं आपका। सर लेट सपोज करो हमको रिक्वायर्ड थी आपका, हमको 1000 लेट सपोज 1000 रुपीज की हमको रिक्वायरमेंट थी। ओके, बट इस समय फर्म ने क्या किया हुआ है, फर्म के पास 1500 रुपए जो है वो अभी एक्सेस में हमारे पास पड़े हुए हैं। ओके, कहने का मतलब क्या है कि सर फर्म को अभी रिक्वायर्ड है ओनली 1000 रुपीज। चलो इसको मैं रफ करके ऊपर आपको थोड़ा सा अच्छे से इसको डिटेल में समझाता हूँ। ओके, एक बार देखिए, वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट। ओके, ठीक है। कहने का मतलब है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या बोलते हैं अरेंज करने की कोशिश करता है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास दो सिचुएशन है, सपोज करो दो सिचुएशन है आपकी, ये हो गया हमारे पास दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में हमको लेट सपोज हमको रिक्वायर्ड है ओनली 1000 रुपीज, क्या होते हैं आपके रिक्वायर्ड। अभी फर्म को 1000 रुपए की जरूरत है, लेकिन फर्म के पास अभी इस समय 1500 रुपए अवेलेबल है। ओके, एंड अवेलेबल, इसको हम कह सकते हैं अवेलेबल। एंड सेकेंड सिनेरियो में हमारे पास 1000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, बट फर्म के पास ओनली हैव 800 रुपीज। ओके, ये हो गया अवेलेबल, 800 रुपये अवेलेबल है एंड हमको रिक्वायर्ड कितने हैं, रिक्वायर्ड 1000 है। अब देखिए ये दो सिचुएशन हो गई हमारे पास। सर पहली सिचुएशन में आपके पास क्या है, जितने आपको फंड की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हमारे पास फंड अवेलेबल है। दूसरे केस में हमारे पास जितने की रिक्वायरमेंट है उससे कम फंड अवेलेबल है। अब तो इससे सवाल आता है कि सर रिक्वायरमेंट क्यों होती है?
रिक्वायर्ड क्यों होता है सर? अभी हमने बात करी थी ना कि फर्म्स को अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना पड़ता है। लेट्स इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, आपका सैलरी पेमेंट हो गया, एंड अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस व्हिच हैव टू मेट बाय द बिजनेस इन शॉर्ट रन। तो उन सबको पूरा करने के लिए हमको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस वाले केस में हमारे पास क्या हो गया आपका, ये देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, हमारे पास 500 जो कैश है वो हमारे पास आइडल रह गया, आइडल रह गया। दैट मीन्स ये 500 जो कैश है इसका कोई यूज हमारे पास नहीं होगा। बट जब अगर ये यूज नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी फर्म को इसके लिए आपको कॉस्ट तो आएगी, कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि 500 हमारे पास है तो फर्म क्या करेगी, इसकी इंटरेस्ट तो पेमेंट करेगी ना, क्योंकि कहीं से तो हमने इसको पैसा लिया होगा। तो जब ये पैसा हमारे पास वेस्ट रखा हुआ है तो इस केस में कंपनी का जो कंपनी की जो कॉस्ट है वो तो इंक्रीज कर रही है ना, क्योंकि हमको इंटरेस्ट तो पेमेंट करना पड़ेगा इसके ऊपर में। और इस वाले केस में हमारे पास 200 रुपए हमारे पास शॉर्टफॉल हो गया, शॉर्टफॉल हो गया, शॉर्ट हो गए। अब इस केस में लेट्स सपोज करो या क्या हो सकता है आपका, या तो फर्म अपनी ऑब्लिगेशन को फेल हो जाएगी फुलफिल करने में, उसको इंटरेस्ट पेमेंट करनी थी वहां वो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाएगी, या फिर स्टॉक आउट की सिचुएशन हो सकती है आपका कि फर्म को प्रोडक्शन करना था बट वहां पर भी प्रोडक्शन अब नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास जो रिक्वायर्ड इन्वेंट्री थी वो अवेलेबल नहीं है। तो ये दोनों ही केसेस में, ये दोनों ही केसेस कंपनी के लिए क्या है आपके, बहुत हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ये दोनों ही केसेस कंपनी के लिए क्या होते हैं आपके, हार्मफुल होते हैं। तो यहां पर फाइनेंशियल मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो है ना उसको एनालाइज करके डिटरमाइन कर लेना होता है कि हमारे पास इतना कैश होना चाहिए जिससे फर्म की लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बनी रहे। इस वाले केस में आपकी लिक्विडिटी तो मेंटेन हो रही है, लिक्विडिटी तो हमारे पास में है, लिक्विडिटी तो हो रही है, लिक्विडिटी तो हो रही है, बट इससे हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है फर्म की वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है, वो हमारी कम हो जाएगी। क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल जो डिफरेंस होते हैं वो हमारी लिक्विडिटी का मींस क्या होता है आपका, कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है, लिक्विडिटी कहते हैं, एंड प्रॉफिटेबिलिटी, वो दोनों को ही हमारा अफेक्ट करता है। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है फाइनेंशियल मैनेजर के लिए कि वो डिटरमाइन करे कि कितना पैसा होना चाहिए और कितना हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इस चीज को हमेशा उसको मैच करके रखना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजर का। तो अभी हमने क्या देख लिया कि हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होती है, ये दो तरह की होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दोनों के नेचर पढ़ लिए, हमने ये पढ़ लिया कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। अभी जो हम नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे हमारे फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या होते हैं एंड डिविडेंड डिसीजंस क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।